हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 9 से। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? प्रैक्टिस सेट 8 तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कहाँ से? प्रैक्टिस सेट 9 से करेंगे। ठीक, और हम जो भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें क्या रहता है? मिक्स क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, उसमें एक सब्जेक्ट से नहीं रहता, उसमें सभी सब्जेक्ट जो भी एनएम का है उसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोग को मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, कि सभी सब्जेक्ट जो है आप लोग को तैयारी होते रहे। ठीक, और अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं, ठीक, अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट क्या करेगा? फास्ट इन्फॉर्मेशन के ऐप है, फास्ट इन्फॉर्मेशन के फास्ट इन्फॉर्मेशन के ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहाँ से जाकर आप क्लास खरीद सकते हैं। ठीक है, और क्लास जो दाम है मात्र कितना है? मात्र 699 है। 699 आप लोग को क्लास मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट यानी जो भी टॉपिक एनएम का सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और उसमें क्या क्या मिलेगा? आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट इस नंबर पे, नहीं तो ये दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप लोग क्लास परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और टॉपिक वाइज अपना पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नए हैं और पुराने हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को दबा दे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, जो भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को, जो भी अगर क्लास खरीदिएगा उसमें छूट होते रहते हैं। यहाँ 699 कभी 599 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तो। ठीक है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए और पुराने जो भी है। ठीक है, जो नहीं किए हैं तो हम चलते पहला प्रश्न में चलते हैं अब। ठीक है, इतना जानकारी आप लोग को मिल गया और हम चलते पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न में पूछा गया आप लोगों की, पहला प्रश्न में पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के कारण जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम क्या है? ठीक, ए ऑप्शन दिया गया डाउन सिंड्रोम, डी में दिया गया मधुमेह की बीमारी, सी में दिया गया डायबिटीज इंसिपिडस, डी में दिया गया है ग्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे। सही उत्तर ऐसा क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा मधुमेह की बीमारी होता है। क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, जिसका सही उत्तर बनेगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के बीटा सेल के द्वारा। ठीक, बीम दिया अग्नाशय के अल्फा सेल के द्वारा और सीम दिया गया यकृत के द्वारा, डीम दिया गया पित्ताशय के द्वारा। तो किसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में। इंसुलिन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? ये स्रावित अग्नाशय की बीटा सेल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अग्नाशय की बीटा सेल के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि इंसुलिन का स्रावन किया जाता है। ठीक है, देखिए ये रिपीटेड इंसुलिन का स्रावन किया जाता है किसके द्वारा? इसका तो अभी बताया ना, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बीटा सेल के द्वारा। ठीक है, बीटा सेल के द्वारा क्या किया जाता है? इंसुलिन स्रावित किया जाता है, जो ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों को बते हुए किया अभी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेता है, इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है। ठीक है, श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक कौन है? एम दिया गया अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, डी में दिया गया ऑक्सीजन की कमी, सी में दिया गया पीएच रक्त के पीएच का बढ़ना और डी में पूछा गया है कि रक्त के पीएच का बढ़ना। ठीक है, सॉरी इसमें दिया गया डी में दिया गया ऑक्सीजन की अधिकता। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक कौन है?
अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शक्तिशाली उत्तेजक है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि रिकेटस से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए, ठीक। ऑप्शन देख लेते क्या पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है कि पोटेशियम लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, सोडियम लेना चाहिए या आयरन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर किसी बच्चे को सूखा रोग होता है तो उसे क्या लेना चाहिए? उसे कैल्शियम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? उसे कैल्शियम लेना चाहिए, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रिकेटस बीमारी किस विटामिन के कारण होता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। रिकेटस जो बीमारी है कौन से विटामिन के कारण होता है, ठीक है। ये जो रिकेटस होता है विटामिन डी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। इसमें क्या कमजोर हो जाता है? हड्डी कमजोर हो जाता है, ठीक है। हड्डी में सबसे ज्यादा क्या होता है? हड्डी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। हड्डी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। इतना अच्छा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि नवजात शिशु में ज्यादातर टिटेनस कब प्रकट होता है? जन्म से ही, 48 घंटे में, 7वें दिन और 14वें दिन। सही उत्तर इसका क्या होगा कमेंट में बताएंगे सभी स्टूडेंट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, नवजात शिशु में ज्यादातर टिटेनस कब प्रकट होता है? ये जो प्रकट होता है 7वें दिन प्रकट होता है, ठीक है। कब प्रकट होता है? ये 7वें दिन टिटेनस प्रकट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो टिटेनस, देखिए टिटेनस टिटेनस किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। टिटेनस किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और टिटेनस कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। ये जो टिटेनस हो जो है ये बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम के कारण, ठीक, किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम के कारण ये क्या होता है? टिटेनस होता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग याद रखिए। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है मास्लो के मानवतावादी पदानुक्रम के शीर्ष पर है, कौन है, ठीक। ऑप्शन देख ले, प्रेम और संबंध, बी देगा सम्मान और आत्मसम्मान, सी देगा स्वयं वास्तविकरण और डी देगा बचाव और सुरक्षा, ठीक है। तो मास्लो मानवतावादी का पदानुक्रम के अनुसार शीर्ष पर कौन है? इसका जो है स्वयं और वास्तविकरण, ठीक है। वास्तविक दुनिया में रहना, ठीक है, रियल लाइफ में जीना है, ये इसके मास्लो के कहना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्ति है, ठीक है। देखिए, पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी खुश रहते हैं तो उसमें से क्या लक्षण प्रकट होना चाहिए? जैसे सूखे होठ होंगे, मुस्कान होगा, जीभ बाहर निकालने होंगे, भौं का उठना होगा। इसमें से क्या होगा, ठीक है। सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्ति, ठीक है। इसमें जो आदमी सुखी होते हैं, मतलब खुश रहते हैं अपने आप से, उसमें क्या होता है? उसके चेहरा पर एकदम मुस्कान रहता है। क्या रहता है? मुस्कान रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है, एकदम निफिकिर रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गलसुआ यानी मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कर्णपूर्ण ग्रंथि में, बीम पूछा गया है कि अधोजिह्वा ग्रंथि में, सीम पूछा गया है अधोजम ग्रंथि में और डीम पूछा गया अवाक्षी ग्रंथि में यानी इंफ्रा ऑर्बिटल में। किसमें ये इसका सही उत्तर क्या होगा? गलसुआ मम्स वायरल रोग है, किसमें सूजन पैदा करता है, ठीक है। गलसुआ जो मम्स रोग है किसमें सूजन पैदा करता है? ये सूजन पैदा किसमें करता है? ये पैरोटिड ग्रंथि में करते। किसमें करता है? ये कर्णपूर्व ग्रंथि में करते। किसमें करता है? ये कर्णपूर्व ग्रंथि में ये सूजन पैदा करता है। किसमें पैदा करता है? कर्णपूर्व ग्रंथि में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है आप लोग को, अगला प्रश्न में
अगला प्रश्न में पूछा गया है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, शर्करा की कमी होती है, जल की कमी होती है। तो कौन किसकी कमी हो जाती है सभी स्टूडेंट बताएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है, बताइए सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका उत्तर। डेंगू बुखार में क्या कम जाता है? डेंगू बुखार में कमता है प्लेटलेट्स कम जाता है। क्या कमता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डेंगू सभी स्टूडेंट बताएंगे कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है सभी स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे कौन से मच्छर काटने से डेंगू बुखार होता है। तब तक हम अगला प्रश्न कराते हैं। ठीक है, देखते हैं कि याद आप लोग को रहता है कि नहीं रहता, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस सेट करते। ठीक है, याद भी रहना जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि MRI यानी MRI निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेटाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या डी पूछा गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंस्टेटाइन्स। तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेंगू जो बुखार है कौन से मच्छर काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर काटने होता है? एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? एडीज मच्छर के। ठीक है, एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू फीवर होता है। क्या होता है? डेंगू फीवर है। ठीक है, डेंगू फीवर किससे काटने से होता है? एडीज मच्छर काटने से डेंगू बुखार होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बर्ड फ्लू का दूसरा नाम क्या है? इसके जैसे NH551 के रूप में जाना जाता है, NH15 के रूप में जाना जाता है, यानी NH15 के रूप में जाना जाता है, या NH के रूप में HN के रूप में जाना जाता है, या NH के रूप में जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू जो वायरस है उसके और एक नाम से जानते हैं, इनमें से कौन है सभी स्टूडेंट बताएंगे। क्या ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें हम कराए थे। ठीक है, तो बताएंगे सभी स्टूडेंट। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए NH15 नहीं, यहाँ होना चाहिए था H1N5। ठीक है, H1N5 को हम किससे जानते हैं? ये कट कर दीजिए, सही नहीं है, H1N5 होगा। ठीक है, बर्ड फ्लू किसके नाम से भी जानते हैं? एक H1 और N5 लिखा रहेगा तो आप लोग क्या पता चलेंगे ये बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा H1N5 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शोषण में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। ग्लाइकोजन में विखंडित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है, या ग्लूकोज में विखंडित होता है। तो ये किस में विखंडित हो जाता है? ये जो विखंडित होता है शोषण में कार्बोहाइड्रेट किस में विखंडित होता है? ये विखंडित होता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। किस में होता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है? ये विखंडित हो जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसके दौरान कॉपर का विपरीत संकेत होता है? ठीक है, किसके दौरान कॉपर का विपरीत संकेत होता है? एम पूछा गया गर्भावस्था में, बी पूछा गया श्रेणी में संक्रमण, सी पूछा गया हृदय रोग, डी पूछा गया अन्य विकल्पों में से सभी। सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अन्य विकल्पों में से सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यानी कॉपर का उपयोग, कॉपर के विपरीत संकेत क्या होता है? गर्भावस्था में इसका यूज होता है, श्रेणी के संक्रमण में होता है, और हृदय रोग में भी कॉपर का उपयोग होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों से बना है कितना? देखिए मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों से बना है 32, यानी पूछा गया कि मानव जो स्पाइनल कॉलम है वो कितनी हड्डियों से बना है। ठीक है,
32 हड्डी से बना है, 42 हड्डी से बना है, 44 हड्डी से बना है या 53 हड्डी से बना है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 32 नहीं होगा, यहाँ 33 होगा, ठीक है। मानव जो स्पाइनल कॉलम है, यानी रीढ़ की जो हड्डी है, पीठ के पीछे जो हड्डी है लंबा सा, उसे स्पाइनल कॉलम कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, जो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक। ये जो हड्डी है कितने हड्डी से मिलकर बना है, इसी को हम स्पाइनल कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये कितने हड्डियों से मिलकर बना है, ये 33 हड्डी से मिलकर बना है। कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, ये 33 हड्डियों से मिलकर एक स्पाइनल कॉलम बना हुआ, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है 7.4 होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं होता, ठीक है। तो मानव के रक्त का पीएच कितना होता है, हमारे शरीर में जो खून है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर बनेगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा अम्ल, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते पीएच क्या होता है, ठीक है। देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है, क्षार के पीएच मान होता है 7 से ज्यादा होता है, 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। और उदासीन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। उदासीन का कितना होता है, उदासीन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। पूछेगा उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। ये तीनों चीज आप लोग याद रखिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है, ठीक है। अगर किसी मानव के शरीर से ब्लीडिंग होता है, ब्लड यानी खून बहता है और लगातार बहते रहता है, वो रुकता नहीं है, जमता नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कौन सा बीमारी कहेंगे, आरबीसी कहेंगे, रुधिर प्लाज्मा कहेंगे, या बिम्बाणु कहेंगे, या लसिका कोशिका कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें से, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिम्बाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम बिम्बाणु कहेंगे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि दर्द युक्त मॉस्टिएशन कहलाता है डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, एमनोरिया और मेट्रोजिया। इसमें से क्या कहते हैं, दर्द युक्त मॉस्टिएशन क्या कहलाता है इसमें से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्मेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। डिस्मेनोरिया में क्या होता है, यानी दर्द में मासिक चक्र होता है। क्या होता है, ये दर्द में मासिक चक्र होता है, दर्द में मासिक चक्र होता है। क्या दर्द में मासिक चक्र होता है, ठीक। मेनोरेजिया क्या होता है, देखिए मेनोरेजिया क्या होता है, मेनोरेजिया में क्या होता है, उचित अंतराल पर कहते हैं, यानी उचित अंतराल पर भारी मात्रा में क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है, यानी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, ठीक है, मासिक चक्र के दौरान, ठीक है। और एमनोरिया है, एमनोरिया में क्या होता है, यानी मासिक चक्र का बंद होना होता है। पूछेगा टर्म ऑफ एमनोरिया का मतलब क्या होता है, एग्जाम क्या कहेगा, मासिक चक्र का बंद होना क्या कहलाता है, एमनोरिया कहलाता है, ठीक है। और मेट्रोजिया होता है, ये मेट्रोजिया जो होता है क्या होता है, ये 2 मासिक चक्र के यानी 2 मासिक चक्रों के बीच के रक्तस्राव होता है, यानी 2 मासिक चक्र के बीच का जो रक्तस्राव होता है जितना, उसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोजिया कहते हैं, ठीक है। तो एमनोरिया का मतलब होता है मासिक चक्र का, यानी मासिक चक्र का बंद होना, क्या होना, बंद होना, ठीक है। क्या होना, बंद होना होता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। और दर्द युक्त मॉस्टिएशन का क्या कहलाता है, डिस्मेनोरिया, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी प्रीकैम्पसिया के अभिलक्षण है सिवाय एक छोड़ के, हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, एडिमा या उल्टी। तो कौन सा जो लक्षण है जो प्रीक्लैम्पसिया का अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। तो प्रीक्लैम्पसिया का अभिलक्षण कौन से इसमें से नहीं है,
तो इसका जो हो जाएगा उल्टी, ठीक है। उल्टी जो होता है ये प्री क्लैम्पसिया का भी लक्षण नहीं होता, ठीक है। देखिए प्री क्लैम्पसिया क्या है, प्री क्लैम्पसिया जो होता है गर्भावस्था का क्या होता है, ये जो गर्भावस्था के यानी गर्भावस्था के दौरान होता है, ठीक है। तो यही पूछा गया कि गर्भावस्था के दौरान में से कौन नहीं होता है। हाइपरटेंशन थोड़ा होता है, प्रोटीनूरिया होता है, यानी प्रोटीनूरिया का मतलब हो गया क्या, देखिए यूरिन में यानी यूरिन में प्रोटीन का ना क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन का ना, ठीक है। यूरिन में अगर प्रोटीन आएगा तो उसमें क्या कहता है, प्रोटीनूरिया कहते हैं, ठीक है। एडिमा ये लक्षण सभी दिखेगा प्री क्लैम्पसिया में, ठीक है, मगर उल्टी नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ ऑस्कुलेटेड करते हैं, ठीक है, यानी कितने सप्ताह के बाद। देखिए 5 सप्ताह का गर्भधारण के बाद, 10 सप्ताह का गर्भधारण, 20 सप्ताह का गर्भधारण और 25 सप्ताह के गर्भधारण, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, देखिए फीटोस्कोप के साथ जो ऑस्कुलेट करते हैं हृदय को, भ्रूण हृदय को कितने सप्ताह बाद करते हैं, इसे हम करते हैं यानी 20 सप्ताह के गर्भधारण के बाद करते हैं, ठीक है। यानी फीटोस्कोप के साथ जो ऑस्कुलेट करते, फीटोस्कोप मतलब क्या था, मान के चलिए ये फीटोस्कोप जो होता है क्या होता है, ये स्टेथोस्कोप की तरह काम करता है, ठीक है। फीटोस्कोप क्या होता है, ये स्टेथोस्कोप जिस तरह काम करता है ना, उसी तरह ये फीटोस्कोप काम करता है, ठीक है। तो कब ऑस्कुलेट करते हैं इसको, तो 20 सप्ताह के गर्भधारण जब हो जाता है तब हम उसको ऑस्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान क्रिया का घटक नहीं है, ठीक है। पर्यावरण, होस्ट, निगरानी, कारक, इनमें से कौन जो है महामारी विज्ञान क्रिया का घटक नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, निगरानी जो होता है ये महामारी के घटक का नहीं है, ठीक है। यानी पर्यावरण है, होस्ट है, कारक है, मगर निगरानी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये पर्यावरण हो गया, होस्ट हो गया, कारक है, ये महामारी विज्ञान का क्रिया का घटक है, मगर ये निगरानी जो है नहीं है, ठीक है। पर्यावरण, होस्ट, कारक ये तीनों घटक है महामारी विज्ञान का, ठीक, मगर निगरानी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि GOBI क्या, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में पूछा गया है कि WHO के द्वारा, बी में पूछा गया है FAO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या UNDP के द्वारा, किसके द्वारा ये वो चालू किया गया है। सही उत्तर सभी स्टूडेंट बताएंगे। GOBI किसके द्वारा चालू किया गया, ठीक है। GOBI किसके द्वारा चालू किया गया, किसके द्वारा प्रसारित किया गया है। GOBI जो चालू किया गया किसके द्वारा चालू किया गया था, यूनिसेफ के द्वारा चालू किया गया। किसके द्वारा चालू किया था, यूनिसेफ के द्वारा क्या किया था, GOBI चालू किया गया था, ठीक है। GOBI काहे चालू किया गया था, GOBI जो चालू किया गया था, जो बच्चा जो कुपोषण रोग से ग्रसित था उसको निवारण के लिए चालू किया गया था, ठीक है, जिससे उसको सही पोषण मिल सके, ठीक है। जो कुपोषण बच्चा है ना उसके लिए ये चालू किया गया था GOBI, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसके द्वारा चालू किया गया था, यूनिसेफ के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का भंडारण किस में किया जाता है। डीप फ्रीज में किया जाता है, आइसोलेट रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, कोल्ड बॉक्स में किया जाता है, वॉक इन कोल्ड कक्ष में किया जाता है। किस में किया जाता है, यानी PHC स्तर पर जो टीकों का भंडारण करते हैं, रखते हैं आप लोग, किस में रखते हैं आप लोग। अगर कोई काम किए होंगे तो उसको तो पता होगा, ठीक है। तो सभी तो उत्तर सही बताएं, किस में रखते हैं इसको, यानी PHC स्तर टीकों के किस में भंडारण करते हैं। इसको जो भंडारण किया जाता है किस में किया जाता है, आइसोलाइट रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसमें, आइसोलाइट रेफ्रिजरेटर में इसको टीकों का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब आज देखिए आइसोलेट रेफ्रिजरेटर जो है कितने दिन, टीकों को हम कितने दिनों तक रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आइसोलेट में कितने दिन तक रखते हैं हम इसको, हम 1 महीना के लिए रख सकते हैं। कितने के लिए, 1 मंथ के लिए क्या करते हैं हम
1 मंथ के लिए हम इस टीकों को रख सकते हैं आइसोलाइट रेफ्रिजरेटर में। और आइसोलाइट रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है, इसको कितने डिग्री पर रख सकते हैं हम, +2 डिग्री सेल्सियस से +2 डिग्री सेल्सियस कहाँ तक, +8 डिग्री सेल्सियस तक इस टीका को हम रखते हैं। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 मंथ के लिए इसमें रखते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है आइसोलाइट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है, यानी मनुष्य के किडनी में पथरी बनता है किसके कारण, वस्तुओं के ब्लॉकेज से, वृक्क में बालू के कणों से, वृक्क में प्रोटीन के लोकलाइजेशन से, और वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। किसके कारण किडनी में पथरी बनता है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, ऑक्जेलेट अगर जहाँ पर आप देखें तो वो आप लोग ऑप्शन मारिए। ठीक है, ऑक्जेलेट इसमें कहाँ है, देखिए इसमें ऑक्जेलेट नहीं है, इसमें भी ऑक्जेलेट नहीं है। वृक्क में प्रोटीन्स के लोकलाइजेशन, इसमें ऑक्जेलेट नहीं, मगर यहाँ पर ऑक्जेलेट जैसे, देखिए ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। ठीक है, तो यहाँ तो ऑक्जेलेट लिखा हुआ है, तो ये इसका सही ऑप्शन बनता है ज्यादातर। ठीक है, किडनी में किसके कारण पत्थर बनता है, ऑक्जेलेट के कारण। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। ठीक है, जब हम किसी पेशेंट में डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस क्यों करते हैं, डायलिसिस इसलिए किया जाता है जब किसी पेशेंट का किडनी क्या हो जाता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है, खून को छानना बंद कर देता है। ठीक है, यानी साफ करना बंद कर देता है, तो अब उसको हम क्या करते हैं, अपोहन करते हैं, डायलिसिस करते हैं। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि किडनी समस्या के रोगियों की अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व प्रयोग में सम्मिलित है, विसरण सम्मिलित है, अवशोषण सम्मिलित है, या परासरण सम्मिलित, या इलेक्ट्रोफोरेसिस सम्मिलित है। ठीक है, तो क्या सम्मिलित है इसमें जो सम्मिलित है परासरण सम्मिलित। क्या है स्टूडेंट, परासरण सम्मिलित है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी नेफ्रोलॉजी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, जिगर जुड़ा हुआ है, ठीक, फेफड़ा जुड़ा हुआ है, गुर्दा जुड़ा हुआ है, या ग्रहणी या ड्यूओडेनम जुड़ा हुआ है। तो क्या जुड़ा हुआ है, नेफ्रोलॉजी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, देखिए नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गुर्दा जुड़ा रहता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी देखिए फेफड़ा तो नहीं जुड़ा रहेगा, ग्रहणी तो नहीं जुड़ा रहेगा। ठीक है, गुर्दा का क्या कहते हैं, गुर्दा को हम कहते हैं किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, किडनी कहते हैं। ठीक है, इसको हम किडनी कहते हैं। किडनी किसके साथ जुड़ा रहता है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ, नेफ्रोलॉजी के साथ, किसका, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा रहता है गुर्दा। ठीक है, तो किडनी किसके साथ जुड़ा रहता है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, गुर्दा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए किडनी का भार कितना, मानव शरीर में 2 किडनी होता है। ठीक है, किसी में 1 किडनी तो नहीं ना, नहीं, उसमें कितना होता है, 2 किडनी होता है। ठीक है, तो दोनों किडनी का, एक किडनी का भार लगभग कितना होता है, एक किडनी का भार लगभग होता है 140 ग्राम तक होता है, यानी कहीं 150 ग्राम भी रहता है, यानी 150 ग्राम भी रहता है, मगर मैक्सिमम माना जाता है क्या, 140 ग्राम क्या होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक है, 140 ग्राम किडनी का भार, इस किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, पूछेगा किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, दिल, पित्ताशय, गुर्दे या स्प्लीन। तो कौन सा अंग है जो मानव शरीर के खून को शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है, सही उत्तर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो खून का शुद्धिकरण कौन करता है, गुर्दे करते, यानी किडनी करते। ठीक है, खून का शुद्धिकरण कौन करता है, गुर्दे करते हैं, किडनी करते। सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है, स्नायु के द्वारा मोड़ते हैं, शिराओं के द्वारा मोड़ते हैं,
ये उपास्थियों के द्वारा मोड़ते हैं या हड्डियों के द्वारा मोड़ते हैं। सही उत्तर इसमें से क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो किसके द्वारा मोड़ते हैं हम कानों को, ये हम मोड़ते किसके द्वारा, उपास्थियों के द्वारा, ठीक है, उपास्थियों के द्वारा। कान में क्या होता है, छोटे छोटे हड्डी होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे हड्डी होते हैं जो आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, ठीक है। तो कान देखिए, कान का मोड़ते एकदम मोड़ा सोड़ा के थोड़ा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, एकदम एकदम छोटा आकार में आ जाएगा। किसके द्वारा ये मुड़ जाता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये उपास्थियों के द्वारा मोड़ा जा सकता है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है, अधात्री कहा जाती है, पेशी कहा जाता है। क्या कहा, देखिए जब दो संयोजी ऊतक जुड़े होते हैं, पूछा गया दो अस्थियां एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है। दो अस्थियां, यानी दो अस्थियां का मतलब हो गया क्या, हड्डी। जब दो, मान चलिए ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है, ये जो जुटता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपास्थि कहते हैं, स्नायु कहते हैं, धात्री कहते हैं, पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम स्नायु कहते हैं, ठीक है। जब दो हड्डी एक साथ संयोजी ऊतक द्वारा जो जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं, ठीक है। पूछा कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है, एक अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिससे क्या कहते हैं हम उसे हम स्नायु कहते हैं, ठीक है। इसका सही जो उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में, ठीक है, जैसे बीच वाले कान में। क्या पूछा, जैसे बीच वाला कान, यहाँ डैश डैश होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ प्रवर्धित होता है, डैश डैश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डैश डैश होगा, यानी किसके द्वारा होता है, कौन से, मतलब कौन सी हड्डी के द्वारा, ये बीच में कौन से हड्डी होते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होता है, ये तीनों हड्डी कौन से है, इसमें पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया, हाइमर हड्डी, एनविल और पित्रा। बी में पूछा गया हाइमर, कोकली और स्टीर्प। सी में पूछा गया ऑडिटरी बोन, एनविल और स्टीरप पूछा था। क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी में पूछा गया हाइमर, एनविल और स्टीरप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कान में जो तीनों हड्डी होता है, इसका क्या होता है, उसमें हाइमर होता है, एनविल होता है और स्टीरप होता है। क्या होता है, स्टीरप होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं कान के बीच में होता है, ठीक है। यही पूछा गया है, जो मानव कान में जो कंपन होता है, कंपन होते आवाज आता है, उस बीच में जो हड्डी होती है उसे कौन कौन सी हड्डी होती है, ठीक है। तो ये तीनों हड्डी होते हैं, हाइमर होता है, एनविल होता है और स्टीरप हड्डी होता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन जो कराया था उसमें एक इम्पोर्टेंट बात हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए मांस और हड्डी जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जुड़े होते है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसे हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। मांस और हड्डी जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंडन कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। देखिए ज्वाइंट, जब जैसे कि घुटना हो गया, जब हाथ पैर मोड़ते हैं तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है, हाथ पर काहे मुड़ता है, ज्वाइंट है उसी की तरह मुड़ता है ना, ज्वाइंट के कारण मुड़ता है। जहाँ पर ज्वाइंट है उस मुलायम कहते हैं, ठीक है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, कौन करता है, टेंडन करता है, बंधन करता है, कार्टिलेज करता है या एरियोलर करता है। तो कौन करता है मुलायम, इसको जो मुलायम करता है कौन करता है, कार्टिलेज करते हैं। क्यों करता है उसको, कार्टिलेज क्या करता है, सतह को मुलायम करती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो कार्टिलेज का क्या काम है, ज्वाइंट, जहाँ पर ज्वाइंट होता है उस सतह को क्या काम करना है, तो उसे मुलायम काम करना रहता है, ठीक है, जिससे वो आसानी से मुड़ सके, ठीक है। जिससे कि हड्डी दोनों आसानी से मुड़ सके। देखिए हड्डी और हड्डी जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम,
लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और हड्डी जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं उसको? ये हड्डी जुड़ते हैं तो उसको हम लिगामेंट कहते हैं। जब हड्डी और एक मांस जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेंडन कहते हैं। ये दोनों चीज याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉट 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 से शोषण के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से या हाइड्रोजन के जलने से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज के जलने से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? नाभिक में होता है, यकृत में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? इसको होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विघटन होता है। इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है डैश फियोमेलानिन है, हीमोग्लोबिन है, मेलेनिन है या यूमेलानिन है। सही उत्तर इसका क्या होगा? सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे। श्वसन वर्णक कौन है? इसे ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन होते हैं? उसे हम हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है? देखिए आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? एचबी होता है। हीमोग्लोबिन एचबी से हम लोग डोनेट करते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना है। ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। ये चीज सब आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण और लौह का उपयोजन। तो अभी बताए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है, ठीक है। ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का काम है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन के लिए किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर के लिए किया जाता है, आंत के कार्य के लिए किया जाता है, रक्तचाप के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग? इसका जो उपयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन मतलब हुआ उसको जमाना, ठीक है। खून का कौन सा महत्वपूर्ण घटक है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, सीरम हो गया। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? तो प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को जमने में मदद करता है। क्या करता है? रक्त को जमने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को जमने में मदद करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स का निर्माण का देखिए, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। कहाँ होता है इसका निर्माण? रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स मरता कहाँ है? ये एस्पिलिन में मरता है। कहाँ मरता है? एस्पिलिन में, ठीक है। एस्पिलिन में इसका मृत्यु होता है। और प्लेटलेट्स कहाँ बनता है शरीर में? रेड बोन मैरो में बनता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, ठीक है। सही उत्तर ए ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है 93% पूछा गया डैश में प्रतिरक्षी बनाते हैं। लाल अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत या लसिका। कौन जो है ये प्रतिरक्षी बनाते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? आप लोग सोच के बताइए कि प्रतिरक्षी हमारे शरीर में कौन करता है? बैक्टीरिया और से कौन लड़ता है हमारे शरीर में? देखिए प्लीहा तो होगा नहीं, यकृत तो होगा नहीं, लसिका नहीं होगा। लाल अस्थि मज्जा क्या करता है? लाल अस्थि मज्जा जो है ये प्रतिरक्षी बनाते हैं, ठीक है। एक मतलब जो भी आक्रमण करता है हमारे शरीर, जैसे बैक्टीरिया का, वायरस हो गया, उससे कौन करते हैं? लाल अस्थि मज्जा उससे लड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रतिरक्षी हो गया, ठीक है।
इसका जो सही उत्तर होगा लाल अस्थि मज्जा हो गया, ये प्रतिरक्षी बनाते हैं, इसलिए ये ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी अकादमिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पूछा गया अगर कोई किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप बी है और अचानक किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप देना है तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये व्यक्ति ब्लड दे सकता है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन दिया है कि बी या ए को दे सकता है, बी में पूछा ए बी या ए को दे सकता है, सी में पूछा गया ए ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, डी में पूछा ए बी या बी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। किसको ये ब्लड दे सकते हैं? तो ब्लड बी ग्रुप वाले व्यक्ति किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप? ये ए बी और बी ब्लड ग्रुप वाले ये क्या करते हैं, ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, जो बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होगा ये ए बी और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या करेगा, ये ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, ये दे सकता है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये दे सकता है। ठीक है, ए बी और बी ब्लड ग्रुप जिसको होगा नहीं भी पहचानता है उसको ये बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति उसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित है, रक्त जमाव से संबंधित है, प्रजनन से संबंधित या वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? यानी थ्रोम्बिन हो गया। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? इनमें चारों में से तो थ्रोम्बिन जो संबंध है किससे है? रक्त के जमाव से। थ्रोम्बिन का काम क्या है? ब्लड को जमाना काम होता है। ठीक है, इसका जो संबंध है रक्त के जमाव से संबंध है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, हृदय के ध्रुवतर, हृदय में मंदतर, उस दर पर जिस पर हृदय काम करता है। डी पूछा गया हृदय से स्वतंत्र होकर। तो किस पर काम करता है? मानव कलाई में जो नाड़ी जो स्पंदन करती है, किस पर करती है? ये काम करते उस दर पर जिस दर पर हृदय काम करते। ठीक है, जिस दर पर हृदय ब्लड निकालता है उसी दर पर क्या काम, नाड़ी स्पंदन काम करती है। ठीक है, इसका तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं, यानी आमाशय ग्रंथि जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं है, अम्ल कोशिकाएं है, भीत्य कोशिकाएं है, मुख्य कोशिकाएं है, कलीय कोशिकाएं है। कौन सी कोशिकाएं है? मुख्य कोशिकाएं है। आमाशय ग्रंथि के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सा है? मुख्य कोशिकाएं है। क्या है? मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं क्या है? मुख्य कोशिकाएं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत प्रश्न नहीं है, 2 प्रश्न और होगा, आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, यानी कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। कौन मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत हो गया, गुर्दा हो गया, सी में पूछा गया फेफड़ा, डी में पूछा गया तिल्ली। चारों में से कौन होगा? चारों में से कौन हो जाएगा? यकृत का काम क्या है? देखिए, यकृत जो है, यकृत क्या करता है? यकृत जो है ग्लाइकोजन का क्या करता है? ग्लूकोज में बदल। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और उसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। ठीक है, और इसका काम भी है ब्लड को क्या करता है? शुद्धिकरण का भी काम करता है। ठीक है, काम क्या करता है? ये ब्लड को शुद्ध भी करता है लीवर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत का काम ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलना और रक्त को शुद्ध करना, ऐसा क्या काम होता है। ठीक है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहते हैं? आप लोग बताइए कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तिल्ली को क्या कहते हैं? तिल्ली को ब्लड बैंक कहते हैं हमारे शरीर में। ठीक है,
तिल्ली को क्या कहते हैं, हमारे शरीर को ब्लड बैंक कहते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, आंत रस है, अमाशय रस है, पीत रस या लार है, तो क्या हो जाएगा? बिना पाचक वाला रस कौन है? बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? बिना पाचक वाला एंजाइम रस कौन सा हो जाएगा? पीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीत क्या है? बिना पाचक वाला एंजाइम रस है, ठीक है। तो ये पीत जो है किसके द्वारा स्रावित है? पीत जो है, यानी पीत को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हम बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित होता है? ये लीवर के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? ये लीवर के द्वारा बाइल जूस स्रावित होता है, ठीक है। तो पीत में क्या होता है? इसमें एंजाइम का रस नहीं, एंजाइम नहीं होता, ठीक है। पीत में क्या होता है? यानी बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता, ठीक है। यही पूछा गया, तो पूछा गया तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न पूछा गया कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदे तक के डॉट यानी मीटर लंबी होती है। यानी हमारे शरीर में, मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है, यानी मुंह से लेकर गुदे तक के कितने मीटर लंबाई होती है पाचन तंत्र का, ठीक है। 8 मीटर होता है, 8 मीटर होता है, 7 मीटर होता है, या 10 मीटर होता है, या 9 मीटर होता है। कितना मीटर होता है ये? मुंह से लेकर गुदे तक लंबाई कितना होता है? ये 9 मीटर होता है। कितना होता है ये? 9 मीटर होता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। यानी हमारे पाचन तंत्र का लंबाई कितना होता है? पाचन तंत्र का लंबाई कितना होता है? 8 मीटर होता है। कितना होता है? 8 मीटर होता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट, क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा क्लास तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि सर क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा, कहीं भी दिक्कत लगा आप लोगों को तो बताइएगा सर, आप लोगों को आवाज़ में हमको समझने में दिक्कत होता है या वॉइस में दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो घबराने कोई दिक्कत नहीं, आप लोग निसंकोच बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे, आप लोगों को सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।